नमस्कार। आज तारीख है 10 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज हमारे पास चार बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में चलेंगे और भारत मलेशिया के बीच रिश्तों की जो नई गर्माहट है उसको समझेंगे। फिर हम घर वापस आएंगे और कला, राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की जो नाजुक रेखा है उस पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक फिल्म के शीर्षक पर जो विवाद हुआ है उसके जरिए। अच्छा। इसके बाद एक ऐसा विषय है जो शायद आपको हैरान कर देगा, कैसे हमारी अपनी पहचान, हमारी निजी कहानियां एक नया बाजार बनती जा रही हैं। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। और आखिर में हम हीरों की चमक के पीछे की दुनिया में झांकेंगे और देखेंगे कि किम्बर्ली प्रोसेस का नेतृत्व करके भारत कैसे वैश्विक हीरा व्यापार को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए इन सब पर एक एक करके गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत मलेशिया संबंधों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कुआलालंपुर का दौरा किया। ये दौरा इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में एक दौरा रद्द हो गया था। तो लगता है कि रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है। बिल्कुल, इसे एक तरह से रीसेट बटन दबाने जैसा देखा जा सकता है। 2025 में दोनों देशों के बीच थोड़ी खटास आ गई थी। हाँ, मुझे याद है। आपको याद होगा, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पहलगाम आतंकी हमलों की निंदा तो की, लेकिन साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत और गहन जांच की बात भी कह दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने मध्यस्थता की पेशकश भी कर दी, जो दिल्ली को कभी रास नहीं आता। हाँ, और उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की मेजबानी भी की थी। तो इन सब असहमतियों के बावजूद ये दौरा हुआ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो असल में हासिल क्या हुआ? क्या सिर्फ हाथ मिलाए गए या कुछ ठोस नतीजे भी निकले? देखिए, यहीं पर आधुनिक कूटनीति का असली खेल समझ में आता है। जो मुश्किल मुद्दे थे, जैसे जाकिर नाइक का मामला, उसे सार्वजनिक तौर पर उठाया ही नहीं गया। अच्छा। इसके बजाय उन चीजों पर फोकस किया गया जहां दोनों देश साथ आ सकते हैं। जैसे जॉइंट स्टेटमेंट में सीमा पार आतंकवाद की साफ साफ निंदा की गई। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है। ये तो है। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग और FATF जैसे मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमति बनी, जो आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था है। यानी जिन बातों पर इख्तलाफ है उन्हें चुपचाप साइड में रखकर जहां सहमति बन सकती है वहां आगे बढ़ो। ये तो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल। आपने टेक्नोलॉजी और व्यापार का जिक्र किया था। सेमीकंडक्टर्स पर एक MOU की बात भी सामने आई है। आज के लिए दुनिया भर में एक बड़ा बज़वर्ड है। तो क्या ये इस दौरे का सबसे बड़ा इकोनॉमिक टेक अवे था या बस एक सिंबॉलिक जेस्चर? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिंबॉलिक भी है और ठोस भी। IIT मद्रास, ग्लोबल और मलेशिया की एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एकेडमी के बीच ये समझौता दिखाता है कि दोनों देश सप्लाई चेन के मामले में चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आज के दौर में। सेमीकंडक्टर आज के दौर का नया तेल है और इस क्षेत्र में सहयोग करना एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इसके अलावा रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। लेकिन सारे मतभेद तो खत्म नहीं हुए होंगे। जैसे ब्रिक्स को लेकर एक खबर थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही कूटनीति की सच्चाई है। मलेशिया ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है। वही ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वाला गुट। जी। तो भारत ने इस पे कोई खास उत्साह नहीं दिखाया, बस कहा कि हमने इस पर ध्यान दिया है। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि भारत के पड़ोसी इंडोनेशिया को सदस्यता मिल चुकी है। ओहो, तो यहाँ एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी दिखती है। हाँ। इसके अलावा आसियान भारत व्यापार समझौते, जिसे ATIGA कहते हैं, उसकी समीक्षा को लेकर भी दोनों के विचार अलग अलग हैं। तो यहाँ से हमारे लिए असल टेकअवे क्या है? असल टेकअवे ये नहीं है कि दो देशों ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं। असल टेकअवे ये है कि ये आधुनिक कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां आप संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चुप रहकर उन व्यावहारिक क्षेत्रों में दोगुनी ताकत से काम करते हैं जहां दोनों का फायदा हो। ये इस बात का संकेत है कि इस क्षेत्र में अब राजनीतिक दिखावे से ज्यादा आर्थिक व्यावहारिकता को तरजीह दी जा रही है। तो हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भावनाओं और संवेदनशील मुद्दों को संभाला जाता है। अब इसी से जुड़ा एक मामला देखते हैं जो हमारे देश के अंदर का है, लेकिन मुद्दा वही है, कला, राजनीति और किसकी भावनाओं को ज्यादा अहमियत दी जाए। आप उत्तर प्रदेश में फिल्म हूसखोर पंडित के शीर्षक पर हुए विवाद की बात कर रहे हैं। जी हाँ,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया, ये कहते हुए कि शीर्षक सामाजिक सद्भाव बिगाड़ सकता है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। और हुआ ये कि बिना किसी अदालती सुनवाई के सिर्फ एफआईआर के डर से निर्माताओं ने फिल्म की सारी प्रचार सामग्री हटाने पर सहमति जता दी। और यही सबसे चिंताजनक बात है। इसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, यानी कानूनी प्रक्रिया का डर दिखाकर किसी विचार को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना। यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सामने आता है। देखिए, संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, खासकर उन बातों को कहने की जो ताकतवर लोगों को पसंद ना आए। लेकिन सरकार इस पर कुछ प्रतिबंध भी तो लगा सकती है ना? बिल्कुल, अनुच्छेद 19(2) में उन प्रतिबंधों का जिक्र है, जैसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था। लेकिन अदालतों ने बार बार ये साफ किया है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचने और असल में हिंसा भड़काने या समाज में अव्यवस्था फैलाने वाले भाषण में बहुत बड़ा अंतर है। सही। सिर्फ इसलिए कि किसी को कोई बात बुरी लग गई, आप उसे बैन नहीं कर सकते। मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि भारत जैसे विविधता वाले देश में जहां चीजें जल्दी संवेदनशील हो जाती हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि थोड़ी ज्यादा सावधानी बरती जाए ताकि कोई संभावित अशांति न फैले, भले ही इसके लिए किसी कलाकार को अपना शीर्षक ही क्यों ना बदलना पड़े? ये तर्क सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये एक फिसलन भरी ढलान है। अगर भावनाओं को आपराधिक मामला शुरू करने का आधार बना दिया गया, तो कल कोई भी समूह किसी भी फिल्म, किताब या पेंटिंग के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। या कलाकार कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय चुपचाप अपनी सामग्री को हटाना ही सुरक्षित समझेंगे। और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है? स्रोत में द केरला स्टोरी, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया, द मोदी क्वेश्चन और पद्मावत जैसी पुरानी फिल्मों के उदाहरण भी दिए गए हैं। इसका असर बहुत गहरा होता है। पहला, जनता उस कलाकृति को देख ही नहीं पाती और खुद अपनी राय बनाने का मौका खो देती है। सही। दूसरा, अदालतों को कानून की सही व्याख्या करने का मौका नहीं मिलता। और तीसरा, समाज विवादास्पद कला पर लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिक्रिया देने का अवसर खो देता है, जैसे फिल्म का बहिष्कार करना या उसका मजाक बनाना या उस पर बहस करना। मतलब विचारों का जो बाजार है। हाँ, धीरे धीरे विचारों का जो बाजार है वो मुरझाने लगता है और लोग खुद ही सेंसरशिप करने लगते हैं। चलिए, अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो थोड़ा हटकर है और शायद थोड़ा परेशान करने वाला भी। लेखक अर्जुन अप्पादुरई का एक तर्क है कि दुनिया की अगली सबसे बड़ी चीज, अगली कमोडिटी, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ग्रीन एनर्जी नहीं, बल्कि हम खुद हैं। अच्छा। हमारा स्व, हमारी पहचान, हमारी कहानियां। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे रुककर सोचना पड़ा, इसका मतलब क्या है? ये एक हैरान करने वाला लेकिन बहुत गहरा विचार है। इसका सार ये है कि पूंजीवाद ने पहले जमीन से, फिर फैक्ट्रियों से और फिर डेटा से मूल्य निकाला। अब वो हमारे सामाजिक जीवन से मूल्य निकाल रहा है। जैसे कि हमारी दोस्ती, हमारी रिश्ते, हमारी भावनाएं, हमारा डिजिटल व्यक्तित्व। ये प्रोफाइलिंग ऑन स्टीरॉइड्स जैसा है। आपकी कहानी, मेरी कहानी, हम सबकी कहानियां वो कच्चा माल है जिनका खनन किया जा रहा है। पर ये हो कैसे रहा है? मतलब मेरी कहानी को कोई वस्तु कैसे बना सकता है? लेख में इसके 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला है कहानियों का वैश्वीकरण। आज आप देखिए, नेटफ्लिक्स से लेकर बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस और आर्ट गैलरीज तक हर कोई दुनिया के कोने कोने से स्थानीय कहानियों की तलाश में है। हाँ, ये तो है। मेक्सिको के ड्रग कार्टेल से लेकर नेपाल के किसी गांव के लोक कथा तक हर कहानी को ग्लोबल दर्शकों के लिए पैक किया जा सकता है। और दूसरा बदलाव? दूसरा बदलाव है मैं का विस्तार। अब सिर्फ इंसानों की कहानियां नहीं है, बैंकों की अपनी कहानी है, देशों की अपनी कहानी है, स्पोर्ट्स टीमों और कंपनियों की भी, यहाँ तक कि सिरी और चैट जीपीटी जैसे एआई बॉट्स की भी अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी एक कहानी है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा ड्राइवर? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इस कहानी की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। वो क्या करते हैं? वो असाधारण रूप से साधारण दिखने वाले चेहरों और कहानियों को बढ़ावा देते हैं। कोई छोटे शहर का लड़का, कोई संघर्ष करती हुई महिला, ये एक तरह से स्व का लोकतंत्रीकरण है। अब हीरो बनने के लिए आपको सुपरस्टार होने की जरूरत नहीं। ये तो कमाल की बात है। मुझे सेल्फी वाला उदाहरण बहुत पसंद आया। लेखक कहते हैं कि पहले दार्शनिक चार्ल्स टेलर ने सोर्सेज ऑफ द सेल्फ यानी स्व के स्रोत की बात की थी, और आज हम सोर्सेज ऑफ द सेल्फी यानी सेल्फी के स्रोत के युग में जी रहे हैं।
बहुत खूब कहा। एक सेलिब्रिटी के साथ ली गई एक सेल्फी इसी लोकतंत्रीकरण का प्रतीक है। ये कहती है मैं भी यहाँ हूँ, मेरी भी एक कहानी है। और इसी से कहानी कहने का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। बिल्कुल, आज हर किसी के पास एक कहानी है, चाहे वो बहादुरी की हो, दुख की हो या सफलता की। और अगर आपको अपनी कहानी अच्छे से बतानी नहीं आती तो चिंता मत कीजिए, आपकी मदद के लिए इन्फ्लुएंसर है, लाइफ कोच है, राइटिंग एप्स हैं। सही। कई यूट्यूब स्टार्स की सफलता का आधार ही उनकी साधारण सी लगने वाली निजी कहानियों का वायरल होना है। ये तो एक तरफ से रोमांचक है, लेकिन दूसरी तरफ से डरावना भी। तो अंत में ये हमें कहाँ ले जा रहा है? ये हमें एक ऐसे बाजार में ले जा रहा है जहां दो नारे चलते हैं, हर व्यक्ति की एक कहानी है और हर कहानी को दर्शक मिलने का हक है। ये एक नई सुपर कमोडिटी बना रहा है जहां हम सब अनजाने में लगातार अपनी ही जिंदगी का खनन कर रहे हैं, उसे पैकेज कर रहे हैं और बेच रहे हैं, और इसकी कोई सीमा नहीं है। वाह। वैश्विक कहानियों के बाजार से अब हम चलते हैं एक ऐसी चीज के बाजार में जो अपनी चमक के लिए जानी जाती है, हीरे। भारत ने 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। पहले तो ये बताइए कि ये किम्बरली प्रोसेस है क्या वाला? किम्बरली प्रोसेस या केपी मूल रूप से ब्लड डायमंड्स या संघर्षशील हीरो के व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अच्छा। ये वो कच्चे हीरे होते हैं जिन्हें विद्रोही गुट बेचकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे से वैध सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। इस प्रोसेस का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि बाजार में ऐसे हीरे न पहुंच पाएं। तो इसमें भारत की भूमिका इतनी अहम क्यों है? भारत में तो हीरे की खदानें ज्यादा नहीं है। और यही बात भारत की स्थिति को सबसे अनोखा और शक्तिशाली बनाती है। भारत हीरों का उत्पादक नहीं है, लेकिन ये दुनिया में कच्चे हीरों का सबसे बड़ा आयातक है, लगभग 40%। 40%? जी। और इससे भी बड़ी बात, ये हीरों को काटने और तराशने का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसका गढ़ सूरत और मुंबई में है। दुनिया के 90% से ज्यादा हीरे भारत में ही पॉलिश होते हैं। अच्छा, तो मतलब हीरे की चमक का फाइनल टच भारत में ही दिया जाता है। इसका मतलब है कि भारत के पास इस इंडस्ट्री में नियम कायदे तय करने की बहुत ताकत है। बिल्कुल, ये भारत को नैतिक सोर्सिंग और पारदर्शिता के लिए आवाज उठाने की एक नैतिक शक्ति देता है। भारत पर यह आरोप नहीं लग सकता कि वो अपने खनन हितों की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो हित हैं ही नहीं। ये बात तो सही है। वो एक तरह से इस पूरी इंडस्ट्री की अंतरात्मा की आवाज बन सकता है। लेकिन मैंने सुना है कि इस किम्बरली प्रोसेस में ही काफी खामियां हैं। हाँ, और यही भारत के लिए एक मौका भी है। सबसे बड़ी आलोचना संघर्षशील हीरे की परिभाषा को लेकर है। ये बहुत संकीर्ण है। मतलब? ये सिर्फ विद्रोही समूहों द्वारा बेचे गए हीरो को कवर करती है, लेकिन उन हीरो का क्या जो ऐसी खदानों से आते हैं जहां सरकार खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है या जहां बाल मजदूरी होती है? केपी इन मुद्दों पर चुप है। साथ ही इसकी निर्णय प्रक्रिया में भी समस्या है। कोई भी एक देश किसी भी सुधार को वीटो करके रोक सकता है। तो अध्यक्ष के तौर पर भारत असल में कर क्या सकता है? क्या वो इन नियमों को बदल सकता है? बदलना मुश्किल है, लेकिन भारत कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। पहला, वो संघर्षशील हीरे की परिभाषा को व्यापक बनाने पर चर्चा शुरू कर सकता है, जिसमें मानवाधिकार जैसे मुद्दे भी शामिल हों। और दूसरा, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल सर्टिफिकेट्स को बढ़ावा देना, जिन्हें कॉपी करना या बदलना नामुमकिन हो। इससे धोखाधड़ी रुकेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। और अफ्रीकी देशों के लिए भी कुछ करने का मौका है, जहां से ये हीरे आते हैं। बिल्कुल, भारत अफ्रीकी उत्पादक देशों में कटिंग और पॉलिशिंग के लिए तकनीकी केंद्र स्थापित करने में मदद कर सकता है, ताकि हीरो से होने वाले मुनाफे का ज्यादा हिस्सा उन्हीं देशों को मिले। सही। ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हीरो से हुई कमाई को स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय विकास में लगाया जाए। ये भारत की ग्लोबल साउथ के नेता वाली छवि को भी मजबूत करेगा। तो संक्षेप में, भारत की भूमिका सिर्फ नियमों को लागू करने वाले एक मैनेजर की नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर की हो सकती है। एकदम सही। भारत इस पूरी कहानी को बुरे हीरों को रोकने से बदलकर एक जिम्मेदार और समावेशी हीरे के व्यापार को मुमकिन बनाने की तरफ ले जा सकता है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का एक सुनहरा अवसर है। तो सबसे पहले केरल की बात।
कुछ साल पहले वहां की सिल्वर लाइन परियोजना को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था और उसे एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। जी बिल्कुल। अब केरल सरकार एक नई हाई स्पीड रेल परियोजना के साथ वापस आई है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या बदला? ये नई परियोजना उस पुरानी वाली से इतनी अलग क्यों है कि सरकार को लगता है कि इस बार ये कामयाब होगी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। असल में ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम बदलना नहीं है, बल्कि इसकी पूरी आत्मा ही बदल दी गई है। अच्छा। RRTS का जो मॉडल है वो भारत में पहले ही अपनी कामयाबी साबित कर चुका है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर इसका जीता जागता सबूत है। हाँ, वो तो काफी सफल रहा है। बिल्कुल, उसने साबित कर दिया है कि ये मॉडल हमारे देश में काम कर सकता है। ये प्रैक्टिकल है। इसकी खासियत है 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और साथ ही ज्यादा स्टॉप्स, जो इसे सिर्फ लंबी दूरी के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा के शहरी सफर के लिए भी बेहतरीन बनाता है। अच्छा, तो इसे आसान भाषा में समझे तो मतलब पुरानी सिल्वर लाइन योजना एक तरह से जमीन पर एक ऊंची दीवार या टीला बनाकर उस पर पटरी बिछाने जैसी थी। जी, जिससे गांव और खेत दो हिस्सों में बंट जाते और पानी का बहाव भी रुकता था। और नई RRTS योजना दिल्ली या मुंबई मेट्रो की तरह है, जो शहर के ऊपर खंभों पर चलती है और नीचे की जिंदगी वैसे ही चलती रहती है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही वो सबसे बड़ा फर्क है जिसने इस प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा होने का मौका दिया है। पुरानी सिल्वर लाइन परियोजना एम्बैंकमेंट मॉडल पर थी, यानी जमीन पर ऊंचाई बनाकर। केरल जैसे घनी आबादी वाले राज्य में इसका मतलब था हजारों घरों और दुकानों को हटाना और जमीन का भारी अधिग्रहण, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ था। जबरदस्त विरोध हुआ। इसके उलट RRTS का ज्यादातर हिस्सा पिलर्स पर बनेगा, जिसे वायरडक्ट मॉडल कहते हैं। इससे जमीन अधिग्रहण बहुत कम हो जाएगा, पानी का प्राकृतिक बहाव नहीं रुकेगा और लोगों का विरोध भी शांत होने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ एक बात खटक रही है। अगर पिलर्स पर बनाना इतना ही अच्छा था तो पहले क्यों नहीं किया, और इस बदलाव की कीमत क्या है? यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। पिलर्स पर निर्माण करना जमीन पर निर्माण करने से कई ज्यादा महंगा होता है और कीमत का अंतर छोटा मोटा नहीं है। कितना? पुरानी सिल्वर लाइन परियोजना की अनुमानित लागत करीब 64,000 करोड़ रुपए थी। 64,000 करोड़, ठीक है। और नई वाली की? नई RRTS परियोजना की अनुमानित लागत है लगभग 1,92,780 करोड़ रुपए। एक मिनट, क्या कहा आपने? 1,92,000 करोड़? जी, ये तो लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रोजेक्ट का मॉडल बदलने की कीमत, यानी जमीन के बजाय पिलर्स पर बनाने की कीमत, करीब 1,28,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। बिल्कुल। ये तो अपने आप में एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है। बिल्कुल, और यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा दांव है। सरकार जनविरोध और जमीन अधिग्रहण की दशकों लंबी लड़ाइयों से बचने के लिए ये भारी भरकम कीमत चुकाने को तैयार दिख रही है। ये एक तरह से मतलब राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का आर्थिक समाधान खोजने की कोशिश है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? क्या ये पैसा जुटाना मुमकिन है? इसका फंडिंग मॉडल भी दिल्ली RRTS जैसा ही रखा गया है। 20% राज्य सरकार देगी, 20% केंद्र सरकार, और बाकी का 60%? और बाकी का 60% अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे जायका या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लंबी अवधि के कर्ज के रूप में लिया जाएगा। अच्छा। मॉडल तो स्थापित है, लेकिन 60% यानी लगभग 1,15,000 करोड़ का विदेशी कर्ज उठाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली ट्रेन नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं, ये तो एक तरह से पूरे केरला के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का नर्वस सिस्टम बनाने जैसा है। बिल्कुल। इसे मौजूदा और भविष्य के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के साथ भी जोड़ने की बात हो रही है। जी हाँ, और यही इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ तिरुवनंतपुरम को कासरगोड से नहीं जोड़ेगा, इसे कोची मेट्रो और तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में बनने वाली मेट्रो लाइनों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। और एयरपोर्ट्स भी? हाँ, साथ ही राज्य के चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को भी इससे कनेक्ट किया जाएगा। कल्पना कीजिए, आप एयरपोर्ट पर उतरें और सीधे हाई स्पीड रेल पकड़कर राज्य के किसी भी कोने में कुछ ही घंटों में पहुंच जाएं। ये एक यूनिफाइड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। ये सुनने में तो भविष्य की किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसे बनाने का प्लान क्या है? 583 किलोमीटर का ये विशाल नेटवर्क कब तक तैयार होगा? योजना इसे 4 चरणों में पूरा करने की है, ताकि अलग अलग हिस्सों में एक साथ काम चल सके। पहला चरण, जिसे त्रावणकोर लाइन कहा जा रहा है, तिरुवनंतपुरम से त्रिशूर तक। जी,
तिरुवनंतपुरम से त्रिशूर तक का होगा और इसे 2033 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद त्रिशूर से कोझिकोड, फिर कन्नूर और आखिर में कासरगोड तक का काम होगा। सरकार का दावा है कि पूरा नेटवर्क 10 साल में यानी 2036 तक तैयार हो सकता है। 10 साल में 583 किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क, मतलब भारत में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के इतिहास को देखते हुए क्या ये टाइमलाइन थोड़ी ज्यादा आशावादी नहीं लगती? अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत बढ़ना तो आम बात है। आपकी आशंका बिल्कुल जायज है। ये एक बेहद महत्वाकांक्षी टाइमलाइन है। इसमें जरा सी भी देरी, चाहे वो फंड जुटाने में हो, मंजूरियों में हो या निर्माण में, इसकी लागत को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। तो हाँ, चुनौती सिर्फ पैसा जुटाने की नहीं, बल्कि समय पर काम पूरा करने की भी है। तो एक तरफ केरल में भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा और महंगा दांव लगाया जा रहा है, लेकिन अब हम बात करेंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका है, हमारी चुनावी प्रक्रिया जी। और ऐसा लगता है कि वहां भी एक छोटे से फॉर्म को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जो हमारी चुनावी सूचियों की बुनियाद को हिला सकता है। जी, ये मामला उतना ही गंभीर है जितना केरल का प्रोजेक्ट बड़ा है। हम सब ने कभी ना कभी सुना होगा कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया और वो वोट नहीं डाल पाया। हाँ, अक्सर सुनते हैं। अब तक ये 1-2 लोगों की कहानी लगती थी, लेकिन हाल के खुलासे बता रहे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक समस्या को रूप ले सकता है और इसके केंद्र में है फॉर्म 7। फॉर्म 7, ये नाम आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। आखिर ये है क्या और ये अचानक इतना विवादास्पद क्यों हो गया है? देखिए, फॉर्म 7 असल में वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखने का एक टूल है। अगर किसी वोटर की मृत्यु हो गई है या वो कहीं और शिफ्ट हो गया है या उसका नाम 2 जगह लिस्ट में है, मतलब डुप्लीकेट नाम है। हाँ, डुप्लीकेट नाम है, तो कोई भी दूसरा वोटर फॉर्म 7 भरकर चुनाव अधिकारी को इसकी सूचना दे सकता है ताकि उस नाम को लिस्ट से हटाया जा सके। ये तो एक अच्छी व्यवस्था लगती है। फिर इसमें गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ शुरू हुई 2022 में हुए एक नियम बदलाव से। पहले सिर्फ उसी पोलिंग बूथ का कोई वोटर किसी दूसरे वोटर के नाम पर आपत्ति जता सकता था। अच्छा, मतलब बहुत ही स्थानीय स्तर पर। जी। लेकिन 2022 में नियम बदल दिया गया कि अब उस पूरी विधानसभा का कोई भी वोटर किसी भी बूथ के किसी भी वोटर के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसका मकसद तो प्रक्रिया को आसान बनाना था, लेकिन इसने अनजाने में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का दरवाजा खोल दिया। मतलब एक ऐसा नियम जो लिस्ट को साफ करने के लिए था, अब उसे ही लिस्ट से योग्य लोगों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, यही आरोप लग रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान ये देखा गया कि थोक में, यानी हजारों लाखों की संख्या में फॉर्म 7 जमा किए जा रहे हैं। थोक में? जी। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इसे एक सोची समझी साजिश तक कह दिया है। राजस्थान और गुजरात से ऐसी कई कहानियां सामने आई हैं जहां लोगों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका नाम हटाने के लिए आवेदन किसने और क्यों दिया। ये तो चौंकाने वाला है। लेकिन क्या कोई सुरक्षा उपाय नहीं है? क्या कोई भी किसी का भी नाम ऐसे ही हटवा सकता है? नहीं, प्रक्रिया में सुरक्षा उपाय हैं। जब भी फॉर्म 7 से कोई आपत्ति आती है तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO को बूथ लेवल ऑफिसर या BLO के जरिए उसकी जमीनी जांच करानी होती है। अच्छा। अगर मामला मौत का है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और 3 पड़ोसियों के दस्तखत चाहिए। अगर वोटर के शिफ्ट होने का दावा है तो BLO को 3 बार उस पते पर जाना होता है। 3 बार? 3 बार। इसके बाद उस वोटर को सुनवाई के लिए नोटिस भी भेजा जाता है। ये प्रक्रिया कागज पर तो बहुत मजबूत लगती है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? जब आप कहते हैं कि लाखों नाम हटाने के लिए थोक में आवेदन आ रहे हैं, तो क्या हर एक मामले में किसी BLO के लिए 3 बार घर जाना और पड़ोसियों से पूछना संभव है? सही सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टम ओवरलोड होने पर इन सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज कर दिया जाता हो? यह एक बहुत ही जायज चिंता है और असल में विवाद की जड़ यही है। नियम अपनी जगह हैं, लेकिन जब आवेदनों की बाढ़ आ जाती है तो उन्हें लागू करने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसी वजह से ये डर पैदा होता है कि कहीं जल्दबाजी में योग्य वोटरों के नाम ना कट जाएं। ये समस्या कितनी बड़ी है? क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं कि कितने नाम हटाए गए हैं? आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक चल रहे SIR के तहत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 6.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 6.5 करोड़, ये संख्या तो अपने आप में अविश्वसनीय है। इसे समझने के लिए यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस जैसे किसी बड़े यूरोपीय देश की पूरी आबादी के बराबर है। जी।
इतने लोगों का नाम मतदाता सूची से हटना, भले ही प्रक्रिया के तहत हो, किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। आपने सही संदर्भ दिया। इन क्षेत्रों में वोटरों की कुल संख्या 51 करोड़ से घटकर 44 करोड़ 4 लाख रह गई। सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश से हटाए गए, करीब 2.89 करोड़। लगभग 3 करोड़। जी। उसके बाद तमिलनाडु में 97 लाख और गुजरात में 74 लाख। चुनाव आयोग के अधिकारी इन्हें ASD वोटर्स कहते हैं, यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत्यु डुप्लीकेट। ASD। जी। बेशक इनमें से ज्यादातर मामले सही होंगे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नामों के हटने से गलती की गुंजाइश और दुरुपयोग का खतरा दोनों बढ़ जाते हैं। तो विवाद की असली जड़ अज्ञात लोगों द्वारा थोक में फॉर्म 7 जमा करना है। क्या ऐसा करना कानूनी है? ये एक कानूनी ग्रे एरिया है, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत झूठी घोषणा करना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन क्या 1 साल की सजा का डर किसी बड़े राजनीतिक दल या समूह को ऐसा करने से रोक सकता है, अगर उन्हें लगता है कि इससे चुनाव का नतीजा प्रभावित हो सकता है? ये तो बहुत छोटा रिस्क लगता है। यही सबसे बड़ी चिंता है कि सजा का डर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इस प्रक्रिया के दुरुपयोग से मिलने वाला फायदा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक सीमित समय सीमा में चुनाव आयोग इतने बड़े पैमाने पर आई आपत्तियों की निष्पक्ष और पूरी जांच कैसे सुनिश्चित कर सकता है, ताकि एक भी योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। बिल्कुल। तो आज हमने 2 बिल्कुल अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। एक तरफ केरल की 1,92,000 करोड़ की RRTS परियोजना है, जो राज्य के भविष्य के विकास का एक महंगा लेकिन जरूरी दांव हो सकती है, और दूसरी तरफ हमारी चुनावी सूचियों की अखंडता पर उठ रहे गंभीर सवाल हैं, जहां एक छोटे से फॉर्म का दुरुपयोग लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को खतरे में डाल सकता है। आज की इस चर्चा से जुड़ा एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। डिजिटल सूचना और दुष्प्रचार के इस दौर में हम एक स्वच्छ मतदाता सूची की जरूरत और हर योग्य नागरिक के मतदान के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? ऐसी कौन सी तकनीकी या प्रक्रियात्मक इनोवेशंस हो सकती हैं जो इस प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर होने वाली हेरफेर से बचा सकें, ताकि प्रशासनिक सुविधा कभी भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर हावी ना हो जाए?